Lecture number 13, subject biology, class FSC part 2, chapter number 15, homeostasis. Today our topic is excretion in cockroach. आज हम excretion जो है cockroach में इसको डिस्कस करेंगे. So first of all हम cockroach का इंट्रो लेते हैं, then हम excretion in cockroach को डिस्कस करेंगे. cockroach की जब हम बात करते हैं that is an insect. हमारे पास cockroach क्या है, एक insect है जो कि क्लास आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखता है. अब cockroach जो है उसके अंदर excretion का जो प्रोसेस है वो किस तरह से होता है उसको हमने स्टडी करना है आज. तो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में एक्सक्रीशन इन प्लेनेरिया एंड एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म को स्टडी किया और उसमें देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनके थ्रू एक्सक्रीशन का प्रोसेस अक्कर हो रहा होता है. इसी तरह हम जब कॉकरोच की बात करते हैं तो इसके पास स्पेशल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम माल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का नेम देते हैं, जिनके थ्रू कॉकरोच जो है वो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है. So terrestrial particularly in the insects, the excretory structures are adopted to collect excretory products from hemolymph in sinuses through suspended through tubular structures. अब हमारे पास वो ये बताना चाह रहा है कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनके हेमोलिम्फ्स में से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को कलेक्ट किया जाता है और कलेक्ट करने के बाद उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है. अब यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है हेमोलिम्फ और साथ साइनसिस, इनका क्या मतलब है? हेमोलिम्फ्स, अब हमारे पास इंसेक्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम हेमोलिम्फ्स का नेम देते हैं. कॉकरोच की अगर हम बात करते हैं तो हम कॉकरोच को कहते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है, उसके अंदर हीमो ग्रुप एब्सेंट होता है, यानी कि ऑक्सीजन कैरिंग ग्रुप ब्लड के अंदर जो होता है हीमो वो एब्सेंट होगा. इस वजह से उसके जो फ्लूइड का कलर है वो वाइट होता है. हीमोलिम्फ जिसे हम कहते हैं उसकी बॉडी का जो फ्लूइड है. अब साइनसिस क्या है? वो प्लेस जहाँ पे हीमोलिम्फ यानी कि बॉडी का फ्लूइड जो है वो सर्कुलेट कर रहा होता है, क्योंकि कॉकरोच के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर जो सर्कुलेशन है वो ओपन सर्कुलेशन होती है, यानी कि कोई भी नर्व वेन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होती. ब्लड जो है वो ओपनली सर्कुलेट करता है, जिसकी वजह से हम इसको साइनसिस प्लेस कह देते हैं जहाँ पे वो लिम्फ यानी कि हीमोलिम्फ प्रेजेंट होता है. अब हीमोलिम्फ के अंदर जो है वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स को हम मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स का नेम देते हैं. दीज मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द हीमोलिम्फ. अब हीमोलिम्फ बॉडी फ्लूइड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट को कौन रिमूव करवाएगा? मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स बॉडी में से इसको रिमूव करवाएंगी. दीज आर द ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स इन द एनिमल किंगडम that are associated with digestive tract. एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सिंगल ऑर्गेनिज्म है कॉकरोच, जिसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऑर्गन्स आपस में एसोसिएट होते हैं, यानी कि डाइजेशन और हमारे पास जो एक्सक्रीशन है वो कहीं ना कहीं पे ज्वाइन कर रही होती है, इकट्ठी एसोसिएट होती है. हमारे पास इवन कि अगर हम ह्यूमंस की भी बात करें तो उनका भी जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सेपरेट होता है, बट कॉकरोच के अंदर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो एसोसिएट होते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ. इसको हम डायग्रामेटिकली देखते हैं. ये आपको कॉकरोच जो है वो एक नज़र आ रहा है. कॉकरोच के अंदर उन्होंने मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स आपको दिखाई हुई हैं. मिडगट यानी कि स्टमक और रेक्टम इंटेस्टाइन ये स्ट्रक्चर हैं कॉकरोच के. अब हम देखते हैं कि मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स क्या वर्क करती हैं. ये येलो में आपको नज़र आ रही हैं, येलोइश कलर में प्रेजेंट होती हैं मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स. अब ये क्या करेंगी कि साल्ट को, वाटर को, नाइट्रोजन वेस्ट को अब्जॉर्ब करेंगी पोर्स के थ्रू. इनकी कोई अपनी ओपनिंग नहीं होती, ठीक है. ये पोर्स के थ्रू क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं वेस्ट प्रोडक्ट्स को. अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि जहाँ पे ये मेल्फिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट हैं ये उस पॉइंट पे, उस जंक्शन पे प्रेजेंट होंगी जहाँ पे मिडगट और आपका हिंडगट जो है वो मिल रहे होंगे, यानी कि मिडगट स्टमक और रेक्टम जो है उसके दरमियान में, जहाँ पे दोनों मिल रहे हैं सेंटर में
प्रेजेंट होंगे। अब यहाँ पे जब ये येलोइश कलर की आपको मल्फिजियन ट्यूब्यूल्स नज़र आ रही हैं, इनका क्या वर्क है कि ये पोर्स के थ्रू जो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उसको एब्जॉर्ब करेंगी। एब्जॉर्ब कहाँ में से करेंगी? फ्लूइड में से, ठीक है, फ्लूइड में से ये एब्जॉर्ब कर लेंगी वेस्ट प्रोडक्ट को। अब जब ये वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर लेंगी, एब्जॉर्ब करने के बाद वो गट में आ जाएगा, गट में यानी कि वो फिर आपके पास इंटेस्टाइन और रेक्टम आपको नजर आ रहा है डायग्राम में। रेक्टम हमारे पास क्या है? रेक्टम और इंटेस्टाइन दोनों स्ट्रक्चर मिलके हिंड गट बना रहे होते हैं। अब जब आप फ्लूइड जो है, वेस्ट प्रोडक्ट जो है, अब वो यहाँ पे मौजूद हैं गट के अंदर, तो यहाँ पे डाइजेशन भी हो रही होती है इंटेस्टाइन के अंदर, डाइजेस्टिव मटेरियल भी प्रेजेंट है और साथ साथ हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट भी आ गया है। अब यहाँ पे होता क्या है बेसिकली कि रेक्टम में जाके रीअब्जॉर्प्शन होती है, यानी कॉकरोच क्या करता है? वाटर को, इंपॉर्टेंट आयंस को, मिनरल्स को, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब कर लेता है। उनको रीअब्जॉर्ब करके बॉडी के फ्लूइड के अंदर वापस ले जाता है और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको एनस के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमें पता चला कि कॉकरोच के अंदर जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ किस तरह से एसोसिएटेड है। यानी कि आपने यहाँ पे देखा स्टमक है, गट प्रेजेंट है, गट के और आपके पास रेक्टम जो रीजन है यानी कि आपका हिंड गट जो है, उनके जंक्शन पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। वहां पे क्या हो रही है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब्जॉर्ब करने के बाद वो रेक्टम में आके रीअब्जॉर्प्शन अक्कर होती है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर रीअब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। और इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स कहाँ से आए? एज वी नो डैट कि इंटेस्टाइन में क्या है? डाइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा होता है। तो डाइजेस्टिव मटीरियल और जो आपका वेस्ट मटीरियल है वो यहाँ पे इकट्ठे मौजूद होंगे। तो इंपॉर्टेंट मटीरियल को क्या कर लिया जाता है? रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और एक्स्ट्रा मटीरियल को, वेस्टेज को एनस के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन के। जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस एक्सक्रीशन का, वो किस तरह से अकर होता है, जिसे हमने अभी डायग्राम में भी डिस्कस किया, बट हम इसको थ्योरेटिकल देखते हैं, देन आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ट्यूब्यूल्स, ट्यूब्यूल्स की जो एपिथेलियल लाइनिंग यानी कि आउटर मोस्ट लाइनिंग होती है, ट्रांसपोर्ट सल्यूट इंक्लूडिंग साल्ट्स एंड नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ इनटू ट्यूब्यूल ल्यूमेन। अब हमारे पास यहाँ पे कॉकरोच के अंदर क्या होता है कि हीमोलिम्फ में से, हीमोलिम्फ मीन फ्लूइड में से नाइट्रोजनस वेस्ट और साल्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय एपिथेलियल लाइनिंग, आउटर मोस्ट लाइनिंग जो कि ट्यूब्यूल्स के बाहर प्रेजेंट होती है। अब जब उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है कि ट्यूब्यूल की ल्यूमेन में आ जाती हैं, यानी ट्यूब्यूल के अंदर एंटर हो जाती हैं। फ्लूइड देन पास टू हिंड गट इनटू द रेक्टम, और जो फ्लूइड है देन वो हिंड गट में जाएगा। जो हिंड गट क्या है हमारे पास? कॉम्बिनेशन ऑफ इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। हिंड गट से देन वो रेक्टम में चला जाएगा। रेक्टम रीअब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द सॉल्ट एंड water, thus nitrogenous waste are excreted at solid excreta in the form of uric acid crystals along the faces। अब रेक्टम में क्या होता है? एक इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो अकर होता है, दैट इज रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि साल्ट और वाटर जो है उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कॉकरोच जो है वो रेक्टम में जब वेस्ट मटेरियल और डाइजेस्टिव मटेरियल भी होता है, जब वो रेक्टम में आ जाता है तो रेक्टम क्या करता है? वहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन अक्कर होती है। इंपॉर्टेंट साल्ट और वाटर को क्या कर लिया जाता है? रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो कि बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वेस्ट मटेरियल हैं, उनको एक्सक्रीट कर दिया जाता है सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में। एक्सक्रीटा, अब सॉलिड एक्सक्रीटा की फॉर्म में यानी कि सॉलिड क्रिस्टल्स की फॉर्म में उनको बॉडी में से निकाल दिया जाता है। अब सॉलिड फॉर्म में क्यों होंगे? क्या रीज़न है? एज वी नो डैट कि यहाँ पे वाटर की रीएब्जॉर्प्शन हो गई, तो वाटर जो है वो रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। वाटर कम होगा तो सॉलिड फॉर्म में जो है एक्सक्रीशन होगी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। यही वजह है कि हमारे पास जो इंसेक्ट हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट को इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं, वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मिनिमम वाटर पे भी वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। एक्सक्रीशन जो है वो मिनिमम वाटर में भी इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड जो है क्रिस्टल्स की फॉर्म में फीसिस क्या करते हैं? बॉडी में से रिमूव हो जाते हैं। अब इसी मैकेनिज्म को हम जो है वो
रिवाइज करते हैं। ये हमारे पास स्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आ रहा है, कॉकरोच का इंटरनल स्ट्रक्चर है जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस जिसके थ्रू हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मिड गट है जिसे हम स्टमक भी कहते हैं। स्टमक और उससे आगे वाला पोर्शन जो कि कॉम्बिनेशन है इंटेस्टाइन और रेक्टम का, इसको हम हिंड गट का नेम देते हैं। अब मिड गट और हिंड गट के दरमियान जहाँ पे इनका कंजक्शन हो रहा है, जहाँ पे ये ज्वाइन कर रहे हैं, वहाँ पे ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है। यही ट्यूब्यूल्स क्या करेंगी, मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करेंगी बॉडी में से। कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगी, फ्लूइड में से। अब फ्लूइड में से वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब करने के बाद इसको गट में ले आई, गट में लेके आने के बाद इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन से ये रेक्टम में जाएगा और रेक्टम में क्या होगा कि रीएब्जॉर्प्शन होगी, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, आयंस एंड वैल्यूएबल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हमारे पास जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फीसिस, या फिर हम कह सकते हैं कि यूरिक एसिड की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में भी रिलीज होगा और फीसिस जो है सॉलिड फॉर्म में भी रिलीज होंगी थ्रू एनस। तो इस तरह से जो होल मैकेनिज्म है एक्सक्रीशन का वो कॉकरोच के अंदर जो है वो अकर होता है। होप सो कि आपको ये जो लेक्चर है आज का वो क्लियर हो गया होगा। आज हमने स्टडी किया कि जो हमारे पास कॉकरोच है इसके अंदर एक्सक्रीशन जो है वो किस तरह से अकर होती है, यानी एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो किस तरह परफॉर्म करता है कॉकरोच। तो अगर आपको किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन, तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर यू।